ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11 और 13 है और उनके व्यय का अनुपात 9 और 11 है। यदि दोनों प्रति माह 4,000 रुपये बचाने में सफल होते हैं तो उनके आय में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको अगर इक्वेशन बना के करेंगे तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसका एक बड़ा शॉर्ट मेथड है। आय देखिए दिया हुआ है, आय का जो अनुपात है वो 11 और 13 का है, ठीक है। व्यय का अनुपात दिया हुआ है आपका 9 और 11 का, और साथ में बचत भी दिया हुआ है। बचत का जो रेशियो रुपए में दिया हुआ है 4,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये दोनों बचा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बचत चेंज कर देगा, ठीक है। कभी कभी इसको फ्रैक्शन में कर देगा, तो कभी कभी ये अनुपात में ही देगा, रेशियो में ही देगा कि 2 और 3 के अनुपात में या 4 और 5 के अनुपात में है। तो ये मेथड सब पे काम करेगा। इसमें क्या है कि जो खर्च है उसका आय में गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और फिर बचत का जो है, क्योंकि आय में से खर्च माइनस करने पे बचत आता है, तो उसको इक्वेट कर देते हैं। फिर बचत को जो है वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और ये दोनों में से व्यय जो है इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आय माइनस व्यय 11 गुणे 11, ठीक है। तो 11 गुणे 11 माइनस 9 गुणे 13, 9 गुणे 13, ठीक है, बराबर आय में से व्यय माइनस हो गया। आय माइनस व्यय बराबर जो है, आय में से खर्च माइनस किया तो बचत आ गया। बचत के लिए क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4,000 गुणे 9, 4,000 गुणे 9 माइनस 4,000 गुणे 11, 4,000 गुणे 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 से 11 में करेंगे तो 121 माइनस 13 9 117, 9 चौके 36,000, 36,000 माइनस 11 चौक 44,000, ठीक है। तो 121 में से 117 माइनस करेंगे तो 4 भाग आ गया। 4 भाग बराबर, यहाँ पे देखिए छोटा नंबर पहले आ रहा है, बड़ा नंबर बाद में आ रहा है, तो ये माइनस में आंसर आएगा तो उस माइनस को छोड़ दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो 36,000 44,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 1 भाग बराबर 2,000 के हो जाएगा। अब क्योंकि आय में अंतर पूछ रहा है तो रेशियो में आय का अंतर कितना है, 2 भाग का है, तो 1 भाग 2,000 के है, तो 2 भाग बराबर कितने के हो जाएगा, 2 गुणे 2,000 बराबर 4,000 के हो जाएगा। x रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7 और 12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8 और 5 का है। यदि ए और सी के शेयरों में अंतर 214 रुपए है तो x का मान क्या है। देखिए ए और सी के शेयरों में अंतर दिया है, तो पहले तो ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए और बी का रेशियो 7 और 12 का दिया हुआ है और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 8 और 5 का। इससे हमें ए बी और सी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। ए बी और सी का रेशियो जो है वो 7 गुणे 8, ए का हो जाएगा 56, बी का होगा 12 गुणे 8 96, और सी का हो जाएगा 12 गुणे 5 60, ठीक है। कट रहा है तो काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 14 चौके 56, 24 से ये कट जाएगा और 15 से ये कट जाएगा, तो 14 24 और 15 ए बी सी का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि ए और सी के शेयरों का अंतर, ए माइनस सी जो शेयरों का अंतर है वो 214 के बराबर है, और ए और सी का रेशियो में कितने का अंतर है, तो 15 माइनस 14 1 भाग का अंतर है, 1 भाग बराबर 214 के हो गया। अब क्योंकि x का मान पूछ रहा है तो x जो राशि है वो a, b और c में बटी है, तो इन तीनों भाग को ऐड कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 प्लस 24 20 10 30 38 और 15 53 के हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 53 भाग के हो गया, और 1 भाग की वैल्यू 214 है तो 53 भाग की वैल्यू 53 गुणे 214, ठीक है। 4 गुणे 3 ये 12, तो लास्ट में जिस ऑप्शन में 2 आ रहा है वही हमारा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें 1 आ रहा है लास्ट में, दूसरा ऑप्शन है उसमें लास्ट में 2 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन 11,342 हो जाएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ में भी लास्ट में 2 नहीं आ रहा है, तो बस ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 3,787 रुपए को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्से क्रमशः 4 और 5, 4 और 5 और 6 और 7 के अनुपात में हैं। ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात करें। देखिए 4 अनुपात दिए हुए हैं, आपका दिया हुआ है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 का, बी और सी का दिया हुआ है वो भी 4 और 5 का दिया हुआ है, और सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 6 और 7 का। देखिए जब 3 रेशियो दिए होते हैं तो इसी तरीके से लिखा जाता है, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको। ना आता हो तो आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसमें मैंने बताया हुआ है कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब जो जगह बचती है, जो नंबर उसके पड़ोस का होता है वही नंबर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 5 5 है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, 6 के बगल में जगह है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ जगह है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 4 के बगल में जगह है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी डी का रेशियो निकल आएगा, ऊपर के जितने बगल वाले नंबर है सारे को गुणा कर देंगे। तो ए का रेशियो हो जाएगा 4 चौके 16 छक्के 96, बी का रेशियो हो जाएगा 6 चौके 24 पच्चे 120, और सी का हो जाएगा 5 पच्चे 25 छक्के 150, और डी का हो जाएगा 7 पच्चे 35 7 पच्चे 35 पच्चे 5 पच्चे 25 175 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी का हमको रेशियो पता चल गया। ठीक है, तो इनके भाग कितने हो जाएंगे, एक्स ले लेते हैं तो 96x 120x 150x और 175x। ठीक है, कहता है कि ये 3781 में बांटा गया है इनको, मतलब इनका कुल भाग कितने के बराबर है, 3781 के भाग के बराबर है 3787 के। ठीक है, तो ऐड कर देंगे इनको, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस प्लस सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 5 11 के 1 7 5 12 2 14 9 23 1 24 के 4 2 1 2 3 और 2 541x बराबर 3787 के हो जाएगा। ठीक है, तो x निकाल लेंगे, x बराबर 3787 अपॉन 541, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 1 है 7 बार में जाना चाहिए, 7 एकम 7 7 चौके 28 2 7 बार में चला जाएगा ये, x बराबर 7। अब क्योंकि a का हिस्सा पूछ रहा है तो a का रेशियो हमारा आया है 96 का, तो ये 96x है, तो x की जगह 97 लिख देंगे, तो 96 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 7 6 42 के 2 4 7 9 63 और 4 67। a का हिस्सा जो है 672 आ जाएगा। a प्लस बी और c का रेशियो 11 और 4 का है, b प्लस सी और a का रेशियो 2 और 1 का है, a b और c का रेशियो पता करना है। ठीक है, देखिए a प्लस बी और c का रेशियो जो है वो 11 और 4 का दिया हुआ है, ऐसे ही b प्लस a और a का रेशियो जो है वो 2 और 1 का दिया हुआ है। तो अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो a b c यहाँ भी है, a b c यहाँ पे भी, और प्लस का साइन है, साइन भी सेम है, साइन भी चेंज अंतर नहीं है। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी करते हैं, क्योंकि हमें a b c का रेशियो निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा इसमें, तो अगर इनको ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 प्लस 4 2 भाग 11 4 15 भाग है ना। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, b प्लस सी प्लस a बराबर 2 और 1 3 भाग के हो रहा है। अब देखिए ए बी सी तीनों है ना, दोनों सेम, तीनों इसमें भी अल्फाबेट सेम है, तीनों इसमें भी सेम है, तो जब ये तीनों अल्फाबेट सेम हैं तो इनका जो रेशियो का सम है वो भी सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 15 है यहाँ 3 है तो इसको 15 बना देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसके रेशियो में 5 से गुणा कर देंगे, तो b प्लस सी और a का रेशियो जो है 5 गुणे 2 10 और 5 एकम 5। अब देखिए दोनों का सम 15 हो जाएगा, अब दोनों बराबर हो गए हैं ना, b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और यहाँ b प्लस सी प्लस ए बराबर 15, वही ए बी सी हो गया। दोनों क्योंकि बराबर हो गए तो अब इनसे c की वैल्यू मिल जाएगी, c बराबर 4 मिल जाएगा और यहाँ से a बराबर 5 मिल जाएगा। ठीक है, हमें b निकालना है तो इसमें पुट कर देंगे, तो c बराबर 4 और a बराबर 5, तो 5 और 4 9, तो b बराबर हो जाएगा 15 माइनस 9 बराबर 6। अब a b c मिल गया तो इनका रेशियो निकल आएगा, a b और c का रेशियो 5 6 और c 4 है, तो यही हो जाएगा। दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में प्रत्येक 4 गैर स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और स्वर्ण सिक्के जोड़ दिए जाएं तो स्वर्ण सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों का अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी होगी। देखिए जो अनुपात दिया हुआ है, पहले तो क्या कहते हैं, गैर स्वर्ण सिक्के हैं और स्वर्ण सिक्का है, तो गोल्ड है और नॉन गोल्ड है। ठीक है, जी और एनजी कर लेते हैं, इसको स्वर्ण सिक्का है, और तो इनका अनुपात जो दिया हुआ है कि बाद में तो ये 2 और 3 का हो जा रहा है, और पहले कितना है, 4 पर 1 का है, मतलब एक जो है वो गोल्ड है और 4 आपका गैर स्वर्ण है। ठीक है, 1 और 4 का रेशियो है, जो बाद में 2 और 3 का हो रहा है। कब हो रहा है, जब इसमें गोल्ड में जब 20 सिक्के ऐड हो जा रहे हैं तब रेशियो चेंज हो जा रहा है ना, 2 से 3 हो जा रहा है। 1 से 4 था, 4 पे 1 का था, मतलब स्वर्ण में और गैर स्वर्ण में 1 और 4 का रेशियो था, वो बढ़कर जब 20 सिक्के गोल्ड में ऐड हो रहे हैं तो 2 और 3 का हो जा रहा है। अब इसमें देखिए वही करना है, पहले भी बताया हुआ इस तरह के सवालों में कि देखिए गोल्ड में तो बढ़ रहा है पर नॉन गोल्ड में तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो इनका रेशियो तो सेम होना चाहिए, इनका रेशियो चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो इनका रेशियो सेम करने के लिए क्या करेंगे,
इस गोल्ड का जो नॉन गोल्ड का जो 4 नंबर है इसे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इन दोनों में कर देंगे तो नॉन गोल्ड सेम हो जाएगा। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये नया रेशियो इसका 3 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब ये नया इसका आ गया, सेम इसमें करेंगे तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। इनका रेशियो मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब क्योंकि देखिए दोनों में अब नॉन गोल्ड जो नॉन सोल्ड है वो बराबर हो गया। अब गोल्ड का हमको निकालना है क्योंकि गोल्ड में 3 से 8 हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है ना, मतलब कि कितने का अंतर आ रहा है 8 - 3 है ना। 3 से 8 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है और वो किसके बराबर है 20 सिक्के जो ऐड हो रहा है उसके बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 1 भाग 20/5 के 4 के बराबर हो जाएगा। एक भाग जो है 4 के बराबर हो जाएगा। अब संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है ना कि कुल संख्या कितनी होगी, तो 8 जो नया रेशो आया है उसके हिसाब से 8 का भाग है और 12 का भाग है तो 12 + 8 कितना हुआ 12 8 20 भाग हुआ और एक भाग की वैल्यू निकली 1 यूनिट की 4, तो 20 की कितनी हो जाएगी 20 × 4 = 80। मतलब कुल सिक्कों की संख्या जो है वो 80 हो जाएगी। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3 और 1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, पहले तो वही लिख लेते हैं। खर्च और बचत का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 और 1 का दिया हुआ है, ठीक है। तो खर्च और बचत दिया है तो आय, क्योंकि आय 25% बढ़ रही है तो आय इसके हिसाब से क्या हो जाएगी 3 और 1 के हिसाब से। तो खर्च जैसे अनुपात में दिया हुआ है तो उसको नॉर्मल मल्टीप्लायर लेके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x मान के नहीं करेंगे, x मान के करेंगे तो कैलकुलेशन ना बहुत टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह के जब प्रतिशत वाला रहता है ना तो उसमें आप खर्च को या तो मल्टीप्लायर 100 ले लीजिए x की जगह पे या फिर 10 ले लीजिए। जैसे 100 ले लेंगे तो ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 10 लेते तो 30 और 10 हो जाता है। इससे क्या है कि हमारी कैलकुलेशन जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसलिए इसको इसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और आय जो है आपकी हो जाएगी 400। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है तो 300 खर्च है 100 बचत है तो आय 400 होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका वेतन 25% बढ़ जा रहा है, मतलब उसका आय जो है वो 25% बढ़ जा रही है। तो 25% आय बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 25% 400 का जो है आपका 100 हो गया, मतलब 400 से ये 500 हो जा रहा है। बचत कह रहा है 10% बढ़ जा रही है, बचत भी 10% बढ़ रही है। 100 का 10% 10 हुआ, मतलब 100 से 110 हो जा रही है। खर्च पूछ रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो खर्च का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो खर्च प्लस 110 जो है बचत कितने क्या हो जाएगा, खर्च प्लस जो बचत है 110 बराबर आय क्या हो जाएगा, खर्च और बचत मिला के आय है ना। तो इससे हमारा जो है खर्च निकल आएगा 500 - 110 390, ठीक है। अब पुराना खर्च हमारा जो है 300 था, नया 390 हो गया। तो अंतर कितने का आ गया, अंतर जो है 390 - 100 का हो गया है ना। 300 से 390 हो गया, मतलब 90 रुपया बढ़ गया है। तो 90 रुपए का अंतर आ गया। अब क्योंकि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है खर्च में, तो 90 रुपए का जो अंतर आया है किस एक्सपेंस पे आया है 300 पे आया है। तो 90/300 क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत वृद्धि तो इंटू 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा ये और 3 से 30 बार में कट जाएगा, मतलब कि 30% की खर्च में वृद्धि होगी। एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को 5 और 3 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 4 और 1 के अनुपात में है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया कुल वेतन 4,60,000 रुपए है तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया है। देखिए पहले तो इनका नंबर दिया हुआ है, जो प्रशिक्षित हैं प्रशिक्षित को P ले लेते हैं और अप्रशिक्षित को AP कर देते हैं, ठीक है ना। प्रशिक्षित हैं और ये अप्रशिक्षित हैं। इनका अनुपात जो है 5 और 3 का दिया हुआ है, ठीक है। 5 और 3 का अनुपात दिया हुआ है इनका। और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भी दिया हुआ है। ये इनका तो नंबर है, ये नंबर है इनका और ये इनका सैलरी है। ये इसका रेशियो दिया हुआ है 4 और 1 का, ठीक है। शिक्षकों का कुल वेतन का भुगतान जो है वो 4,60,000 रुपए है। कुल वेतन का भुगतान दिया है तो हम इससे रेशियो से इनका भुगतान निकाल लेते हैं। नंबर से अगर उनकी सैलरी हम गुणा कर देंगे तो हमें इनका पता चल जाएगा कि सैलरी का भाग कितना भाग बट रहा है प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित में। तो 5 से 4 में गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20
और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 भाग 20 भाग प्रशिक्षित को और 1 भाग जो है 3 भाग जो है अप्रशिक्षित को। तो कुल भाग कितना हो गया सैलरी का, दोनों को मिला के 23 भाग हो गया। तो 23 यूनिट बराबर 4,60,000 के हो गई। तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कर देंगे इतना, 4,60,000 डिवाइडेड बाई 23 है ना, ये कट जाएगा। 23 दूनी 46, 20,000 रुपये आ गया एक भाग की कीमत, एक भाग की वैल्यू। अब क्योंकि कुल पूछ रहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को, तो अप्रशिक्षित जो शिक्षक हैं इनका जो है नंबर कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा एपी का, इनका कुल वेतन का भुगतान हो जाएगा 3 गुणे 20,000, तो ये 60,000 रुपये हो जाएगा इनका आंसर। पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः 260 रुपये, 180 रुपये और 120 रुपये है। सुब्रता प्रत्येक प्रकार की वस्तु में 3, 2 और 3 के अनुपात में 6,240 रुपये में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। ठीक है, देखिए पी क्यू आर का जो है वो प्राइस दिया हुआ है, पी क्यू आर है ना, 3 दिया हुआ है और इनका प्राइस दिया हुआ है 260 रुपये, 180 रुपये और 120 रुपये। और कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं उनका क्वांटिटी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3, एक दिया हुआ है 2 और एक दिया हुआ 3, 3 2 3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो मल्टीप्लायर x ले लेते हैं, तो ये 3x हो जाएगा है ना, ये क्वांटिटी 3x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट रेशियो में तो कर नहीं सकते हैं, तो हमको मल्टीप्लायर लेना पड़ता है। तो 3x 2x और ये 3x हो गया। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक प्रकार की वस्तु में 3 2 3 के अनुपात में खरीदने पर 6,240 रुपये में खरीद रहा है। मतलब ये जो है ये पैसा पे करके, ये क्वांटिटी है और ये पैसा है, तो इनकी कॉस्ट निकल आएगी। 260 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 26 3 78, 780x। ठीक है, और 18 दूनी 36, 360x और ये 12 3 36, 360x। ठीक है, ये तीनों मिलाकर वो कितना पे कर रहा है, 6,240 रुपये पे कर रहा है वो। तो इन दोनों तीनों को ऐड कर देंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 6 12 8 20, 6 6 12 8 20 के 0 2 और 3 3 6 7 6 13 2 1500, 1500 x बराबर 6240 के आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 624 अपॉन 150, इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 चौक के 60, 24 बचा 15 कम 15, 9 बचा 15 छक्के 90, x बराबर 4.16 हो गया। अब क्योंकि q का पूछ रहा है तो q की कितनी वस्तुएं खरीदी, तो q की क्वांटिटी 2x है, तो q का कितना हो जाएगा, 2x पे x की वैल्यू 4.16 है, तो 2 इंटू 4.16 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 2 चौके 8.32 क्वांटिटी आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 8 16 5 और 14 दिया हुआ है, तो नियरेस्ट तो 8 ही है, तो इसका आंसर 8 ही लेंगे। सोहन के प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात 5 और 3 था। उसकी आय में 25% वृद्धि हुई। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 रुपए थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करें। ठीक है, देखिए खर्च और बचत का जो है वो रेशियो दिया हुआ है। खर्च है उसका 5 भाग और बचत है उसका 3 भाग, 5 और 3 का रेशियो है। प्रारंभिक बचत जो है उसकी 4500 थी, मतलब 4500 उसकी दे रहा है कि प्रारंभिक बचत थी, और 3 भाग था, 3 भाग जो है वो 4500 के बराबर था, तो एक भाग कितने के बराबर होगा, 3 से 4500 में डिवाइड कर देंगे है ना, 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाग जो है वो 1500 के बराबर था। अब इसमें कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि हुई, तो पहले तो आय निकाल लें। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है ना, आय जो है खर्च और बचत को जो ऐड करते हैं वही होता है खर्च प्लस बचत। अब खर्च प्लस बचत मतलब 5 + 3 बराबर 8 भाग आय हो गई, और एक भाग की वैल्यू दी है 1500, तो 8 भाग की कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 1500 बराबर 12,000। ठीक है, आय में वृद्धि भी हुई थी 25% की, तो न्यू आय क्या हो जाएगी, 12,000 + 25% है ना, तो 12,000 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 3 चौके 12, 3,000, तो 12,000 + 3,000 मतलब किसकी नई आय जो है वृद्धि के बाद वो 15,000 हो जाएगी। पी, क्यू और आर की आय का अनुपात 10, 12 और 9 है, और उनके व्यय का अनुपात 12, 15 और 8 है। यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है तो पी, क्यू, आर की बचत का अनुपात क्या है। देखिए पी, क्यू और आर की जो आय है वो दी हुई है, पी, क्यू और आर की इनकम जो है वो दी हुई है 10, 12 और 9। ठीक है, और उनका खर्च दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है इनका पी, क्यू, आर का।
पी क्यू आर का जो खर्च है वो दिया हुआ है आपका 12, 15 और 8 का, ठीक है, 12, 15 और 8 का खर्च दिया हुआ है। तो इसको पहले तो क्योंकि रेशियो में है तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लायर इसका एक्स ले लेते हैं, इसका वाई ले लेते हैं। तो इनकम हो जाएगी, मतलब आय हो जाएगी 10x, 12x और 9x, ठीक है। ऐसे ही खर्च हो जाएगा 12y, वाई ले लिया है तो 12y, 15y और 8y, ठीक है ना, मल्टीप्लायर ले लिया तो तीनों में गुणा हो जाता है मल्टीप्लायर का, तो 12y, 15y, 8y, ठीक है। अब हमें इनकम और खर्च पता चल गए एक्स और वाई। पी क्यू आर की बचत पूछ रहा है, मतलब बचत जो होता है इनकम में से खर्च को माइनस करेंगे तभी तो बचत आएगा। तो मतलब अगर पी का हमको निकालना है तो 10x माइनस 12y करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये पी का बचत आएगा। एक्स और वाई के बीच में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए आगे कह रहा है क्यू अपनी आय का 25% बचा रहा है। क्यू 25% अगर बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 75% वो खर्च कर रहा है। तो पहले तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 75/100, ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 भाग ये खर्च कर रहा है। किसका खर्च कर रहा है, इनकम का खर्च कर रहा है ना। क्यू तो क्यू का खर्च कितना हो जाएगा, क्यू का जो खर्च है वो कितना हो जाएगा, 3/4, इनकम का 3/4 भाग खर्च कर रहा है ना। तो इनकम है क्यू की 12x, तो 3/4 गुणे 12x, ठीक है। क्यू का जो खर्च है वो 3/4 भाग है इनकम का, और खर्च रेशियो में कितना है, 15y है। तो 15y बराबर 3/4 गुणे 12x लिख सकते हैं, है ना। 4 तियां 12, तो 15y बराबर 9x हो गया। ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, तो 3x बराबर 5y हो गया। तो इसको x और y के उसमें फॉर्म में कर देते हैं, तो x/y बराबर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। x/y बराबर 5/3, देखिए 3x बराबर 5y हो गया, है ना। अब x इससे जो है, इससे रेशियो में x कितना हो जाएगा, x 5 के बराबर हो जाएगा, और y जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा ना। x और y का रेशियो 5 और 3 में आ जाएगा, है ना। तो x की जगह पे हम लोग यहाँ पे 5 और y की जगह 3 पर रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए p का इनकम निकालना है तो इसका 10x माइनस 12y हो रहा है, तो 10 इंटू एक्स की जगह 5 रखते हैं, 10 इंटू 5 माइनस 12 इंटू वाई की जगह 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 36, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब देखिए पहला जो इसमें जो रेशियो है उसमें 14 नहीं आ रहा है, दूसरे में भी नहीं आ रहा है, तीसरे में भी नहीं आ रहा है, चौथा जो डी ऑप्शन है, डी में पहला रेशियो ही जो है 14 का है और किसी में नहीं है। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन ही हमारा सही है, बाकी हमें और तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।